नमस्कार, मैं धनंजय मिश्रा। आप सबको कल बताया गया था कि ये राशियां होती हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, मीन। ये इन राशियों ये 12 राशियां होती हैं। ये राशि आपको अपनी उंगलियों पे याद करना था। उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इन राशि के सामने इनके जो है स्वामी लिखे हुए हैं। जैसे मेष के मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के गुरु। इस प्रकार से इनके स्वामी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये भी आपको कल बताया गया था, तो आपने इसको भी याद कर लिया होगा। अब आपको मैंने एक अलग तरीका दिखाया है जिसमें ये जो ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये 4 ग्रह जो होते हैं ये देव मतलब अच्छे शुभ ग्रह होते हैं, देव ग्रह होते हैं। और इसके बाद जो ग्रह होते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। शुक्र, शनि, राहु, केतु याद रखिएगा। शुक्र, शनि और राहु, केतु जो ग्रह होते हैं वो पूर्णतया क्रूर ग्रह होते हैं। इन क्रूर ग्रह को आप दानव ग्रह भी कह सकते हैं। और बुध जो होते हैं वो इन चारों के मित्र होते हैं, और इसके साथ साथ मंगल और चंद्रमा के भी मित्र होते हैं। जो बुध होते हैं वो इन चारों ग्रहों के मित्र होते हैं, साथ ही मंगल और चंद्रमा के भी मित्र होते हैं। इस प्रकार से मैंने दिखा दिया है कि कौन से ग्रह किसके मित्र होते हैं और कौन से ग्रह आपस में शत्रु होते हैं। चंद्रमा, मंगल, गुरु और सूर्य, ये 4 ग्रह, ये जो देव ग्रह हैं ये दानव ग्रह के शत्रु होते हैं, परस्पर शत्रु होते हैं। शुक्र, शनि, राहु और केतु के साथ में जो बुध हैं वो इन चारों ग्रह के मित्र होते हैं, और मंगल और चंद्रमा के भी मित्र होते हैं। टोटल 6 ग्रहों के मित्र होते हैं बुध। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने एक लग्न तालिका बनाया है, और ये जो लग्न तालिका है इनमें हमने आपको कल बताया था कि ये प्रथम हाउस होता है, पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है, तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11, ये 12। ये टोटल ऐसे जो है घड़ी के उल्टे क्रम में आप देखेंगे तो इनको 1, 2, 4, 1 से लेकर 12 तक की गिनती इनको दी गई है। अब इन्हीं गिनती में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घर हैं, ये जो नंबर हैं, जैसा कि कल हमने आपको याद कराया था। अब याद क्यों कराया था मैं आपको बता दूं। जब भी कोई कुंडली हम बनाते हैं, या कुंडली सॉफ्टवेयर से बनाएं या फिर आप अपने पंचांग से भयात भवोग निकाल करके बनाएं, कुंडली में यहाँ पर कोई ना कोई एक ना एक नंबर दिया होता है। वो नंबर होता है उन राशियों का। जैसा कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर लग्न अगर हम मेष कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये घर के नंबर लिखे हुए हैं। और आपको पहले भी बताया गया है कि जो पहला घर होता है वो शरीर का होता है, व्यक्ति का स्वयं का होता है, तनु भाव होता है। दूसरा भाव जो होता है वो परिवार का होता है, धन भाव होता है। और जो तीसरा घर होता है ये भाई बहन और पराक्रम का घर होता है। इसी प्रकार से चौथा जो होता है भूमि का होता है, सुख का होता है, माता का घर होता है। इस प्रकार से इनको इन घरों की संज्ञा दी गई है। 5वां जो घर होता है वो विद्या का होता है, संतान का होता है। इसी प्रकार से जो छठा घर होता है वो रोग और शत्रु का होता है। 7वां घर जो होता है वो पार्टनर का होता है, अपनी स्त्री का होता है, रोजगार का होता है। इसी प्रकार से ये जो सातवां घर रोजगार का हो गया। 8वां घर जो होता है वो हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है और आयु का होता है। ये रोग का घर भी कहा गया है। मृत्यु तुल्य जो रोग होते हैं उनके लिए होता है। ये गलत घर माना गया है।
6, 8, 12 हमने कल आपको बताया था कि जो भी 6, 8, 12 घर होते हैं ये बहुत अच्छे घर हमारे लिए नहीं होते हैं। और इसी के साथ ही आपको बताया गया है कि जो भाग्य भाव होता है वो त्रिकोण, जैसे 1, 5 और 9, 1, 5, 9 हमने कल बताया था आपको, ये त्रिकोण के घर होते हैं और ये अति शुभ माने गए हैं, बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इनका जो परिणाम होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो भाग्य भाव और धर्म भाव इत्यादि 9वें से विचार किया जाता है। 10वें से पिता का, राज्य का, व्यापार का, जो भी हम बिजनेस करते हैं इसका 10वें घर से दिया गया है। अपनी आयु का, विद्या का, लाभ का जो घर होता है वो होता है ये 11वां घर होता है। ठीक है। 12वां जो घर होता है वो विदेश जाने का घर होता है। 12वां घर जो होता है वो जेल का घर होता है, जेल योग बनाता है। 12वां जो घर होता है जो बाह्य संबंध होते हैं, बाहरी, उनसे बनाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो इस प्रकार से ये 12 घर होते हैं। अब इन 12 घरों में हमने ये देखा कि इन 12 घरों के अंदर जो ग्रह विद्यमान हैं वो क्या हैं, कौन से ग्रह हैं। अब ग्रहों का इसमें नाम तो लिखा नहीं है, हमने सिर्फ इसमें सबसे पहले राशियां बैठाई हैं। अब राशियां जैसे मेष आ गया, ये जो नंबर लिखा होता है कुंडली में वो क्या होता है, वही लग्न होता है। जैसे 1 लिखा है तो 1 आपने देखा यहाँ पे क्या है, एक मेष है तो हम मेष कहेंगे और ये कुंडली मंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मंगल जो है वो अभी हमने इसमें ग्रह नहीं डाला है, और ग्रह से पहले अगर हम देखें तो कौन सा घर किस देवता को मिला हुआ है और ये चीज़ें। अभी हमने देखा कि जो पहला घर होता है वो व्यक्ति का लग्न होता है, व्यक्ति का स्वभाव होता है, व्यक्ति का चरित्र होता है, व्यक्ति का शरीर होता है। तो अब उसका शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, ये उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में दर्शाता है। और वो डिपार्टमेंट जो है वो भाव किस देवता के अधीन है, अभी ये हमें देखते हैं। तो मेष क्या, पहला क्या है, पहला हो गया मेष। मेष के स्वामी कौन है, तो मंगल है। अब यानी कि हमारा जो शरीर है, हम इसका जो स्वामी है वो मंगल देव हैं। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मंगल देव को दिया गया है। अब उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो कैसा होगा, सर्वप्रथम हम देखेंगे मंगल एक लाल ग्रह है, मंगल एग्रेसिव और क्रोध के प्रतीक भी हैं। तो ये जो व्यक्ति होगा वो क्रोधी होगा, स्वभाव से उग्र होगा। तो यहाँ पर मेष लग्न का ये फल हुआ। अब यहाँ पर ये मंगल ग्रह हो गए। दूसरे में कौन आते हैं, तो दूसरे में आते हैं वृष। वृष के कौन हैं, शुक्रदेव। यहाँ पे आप देखेंगे वृषभ के कौन हैं, तो शुक्रदेव हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव किस भाव में बैठे हैं, धन के भाव में बैठे हैं, परिवार के भाव में बैठे हैं। शुक्रदेव हमारे यहाँ आप देखेंगे तो शुक्रदेव यहाँ पे अति शत्रु हैं। तो अति शत्रु होने के कारण यहाँ पर जो परिणाम होगा, इस घर के जो स्वामी, इस घर के जो मालिक हुए वो हो गए शुक्रदेव। अब जब धन के, अब किस घर का मालिक शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव हमारे परिवार और हमारे धन भाव के मालिक हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो भी धन आएगा उसके मालिक कौन है, शुक्रदेव है। अब शुक्रदेव क्या हमारे लिए अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे शुक्रदेव हमारे अति शत्रु हैं। शत्रु के घर में बैठने के कारण शुक्रदेव हमें अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इसके बाद हम आते हैं तीसरे में, जो भाई बहन, छोटे भाई बहन पराक्रम का होता है। ये भी एक अच्छा घर नहीं माना जाता है, क्योंकि पराक्रम ज़्यादा कराता है। जो भी ग्रह होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अफोर्ड कराते हैं। तीसरा घर आता है, तीसरी जो हमारी राशि है वो कौन सी है, तो मिथुन है। मिथुन के जो स्वामी हैं वो कौन है, बुध बुद्धि के देवता हैं, बहुत सब कुछ मतलब अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर तीसरे घर में बैठे हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो तीसरे घर में बैठे हुए हैं और इनका ये तीसरे घर के जो मालिक स्वामी हैं वो है बुध। साथ के साथ जो कन्या है यानी छठा घर है, ये इसके भी स्वामी हैं बुध। तो बुध जो हैं यहाँ पराक्रम के घर में बैठे हैं, भाई बहन के घर में बैठे हैं। इस प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में कभी भी तीसरे स्थान पर बैठे हुए, तीसरा जो घर होता है भाई बहन
पराक्रम का, इसमें ये अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये हमेशा यहाँ पर बुरे परिणाम देंगे। जब भी इनकी अंतर्दशा या महादशा आएगी तो उनमें ये बुरे ही परिणाम देंगे। इस प्रकार से जो चौथा घर होता है वो होता है कर्क का। कर्क के स्वामी कौन है? चंद्रमा। ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा किसके घर में बैठा है? माता के घर में बैठा है। चंद्रमा किसके घर में बैठा है? तो भूमि के घर में बैठा है। चंद्रमा सुख के घर में बैठा है, यानी भवन, भूमि, भवन, माता का जो सुख है वो प्राप्त होगा या नहीं होगा? उत्तर है जी हाँ, बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। और आपको कल बताया था हमने 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र के घर हैं, इनमें कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जो हैं वो अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं, देवता के संज्ञा में आते हैं। तो चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देंगे। और अच्छे परिणाम देंगे यानी भवन का सुख देंगे, भूमि का सुख देंगे, माता पिता का सुख देंगे। ये चंद्रमा यहाँ पर अपना अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप आते हैं पाँचवें घर में। पाँचवा घर क्या होता है? विद्या का। पाँचवा घर किसका होता है? संतान का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाँचवें घर में बैठे हैं। पाँचवें घर में हमारी जो राशि है वो है पाँचवीं यानी सिंह। सिंह के जो स्वामी है वो कौन है? सूर्य। ये सूर्य का घर है। अब सूर्य जो है पाँचवें घर में बैठे हैं तो सूर्य हमें कैसा फल देंगे? अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे? अब आप ये देखेंगे पाँचवा जो घर है वो बहुत ही अच्छा घर है और सूर्य एक बहुत ही अच्छे शुभ ग्रह माने गए हैं और काफ़ी तेजस्वी हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बालक है या बालिका है, अगर उसको ये देखा जाएगा कि वो अपने विद्या में, बुद्धि में बहुत तेजस्वी होगा, अच्छा होगा, ये अच्छे परिणाम देंगे, उस व्यक्ति को वैसा बनाएंगे जैसा उनका स्वभाव है, उन ग्रह का जैसा स्वभाव है वैसा ही उस व्यक्ति को बना देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब ये पाँचवा घर हो गया। अब आते हैं हम छठे घर पे। ध्यान दीजिए, छठा घर जो है वो बुध का घर है। बुध का हमने आपको यहाँ बता दिया है। बुध जो है हमारे समग्रह माने जाते हैं। बुध जो है हमारे अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है। लेकिन अब ये छठा जो घर होता है, छठे के मालिक होते हैं बुध। और बुध दूसरा पराक्रम भाव के भी मालिक हैं, यानी बहुत मेहनत भी कराते हैं। छठा घर जो होता है वो रोग का घर होता है और शत्रु का घर होता है। शत्रु के घर में अगर बुध बैठे हैं और वही बुध भाई बहन के भी घर में बैठे हैं, यानी कि भाई बहन से बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे, जो रिश्ता होगा वो बहुत बेहतरीन नहीं रह पाएगा। शत्रु के घर में बुध बैठे होने के कारण वो हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे, क्योंकि ये बुरा घर है और ये शत्रु का घर है और ये रोग का भी घर है। ये शरीर को भी ये बीमार भी कराएंगे, ये रोग भी देंगे और रोग देने के साथ साथ ये अपने भाई बहनों के साथ इनके परस्पर संबंध अच्छे नहीं रहने देंगे। तो ये बुध जो है छठे घर में उनका ये फलादेश होता है। इस प्रकार से बुध के बाद हम आते हैं सातवें घर में। सातवां घर किसका होता है? तुला का होता है। तुला जिसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्रदेव हमारे जो मतलब परस्पर देखेंगे शुभ ग्रह में नहीं आते हैं, ये क्रूर ग्रहों में आते हैं। तो शुक्रदेव चूँकि हमारे केंद्र में बैठे हैं, 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं, इस प्रकार से शुक्रदेव को हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। अब यहाँ पर शुक्र जो सातवां घर होता है वो स्त्री का होता है, रोजगार का होता है। और शुक्र जो हमारे होते हैं वो शुक्र जो है हमारे संबंध और इन सब को भी काफ़ी वो करते हैं। शुक्रदेव अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से शुक्रदेव हमारे जन्म कुंडली के सातवें भाव में अच्छे परिणाम देंगे, आकर्षक बनाएंगे, शरीर सुंदर बनाएंगे और हमारी जो मतलब इस कुंडली का जो अर्धांगिनी होगी वो एक अच्छी और मतलब सुशीला सुंदर दिखने वाली स्त्री मिलेगी। इस प्रकार से ये शुक्रदेव सातवें में इनका अच्छा फल होता है। कोई भी नौकरी रोजगार इत्यादि में उनको अच्छा ही फल देंगे। शुक्रदेव हैं तो वो दानव ग्रह है। दानव ग्रह क्या होता है? ये इन ग्रहों के विपरीत फल देने वाला। ये जो ग्रह होते हैं ये होते हैं शुभ फल देने वाले और ये अशुभ फल देने वाले। घर
शुक्र घर अच्छा घर में बुरे ग्रह बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा फल देंगे, वो सम हो जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद। जब बुरा ग्रह अच्छे घर में जाता है तो वो अपना अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार से ये अच्छे फल देंगे। अब आते हैं 7वें के बाद 8वां ग्रह होता है वृश्चिक। वृश्चिक यानी मंगल। मंगल हमने आपको बताया था कि ये मंगल है, यहाँ मंगल है। मंगल हमारे बुरे घर में है। अब आप देखेंगे मृत्यु और आयु ये सबसे मतलब कष्टकारी है, ये मतलब बहुत ज़्यादा ये मृत्यु तुल्य जो कष्ट होता है बीमारी से, ये उसका घर है। ये देखेंगे हमारी आयु का, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर ही हम देख पाते हैं कि कोई बालक हुआ, कुछ दिनों में मर गया, तो उसके ऐसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ी, उसकी अष्टमेश उसके इतने अच्छे नहीं थे। अष्टमेश और अष्टम ग्रह हम लोग देखते हैं, अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से भी देखते हैं, अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से भी, तो अच्छे फल कभी कभी नहीं मिलते हैं, जिसके कारण वो मृत्युतुल्य कष्ट होता है, कभी कभी बालक मर भी जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो लग्नेश, ये जो अष्टम है, यहाँ मंगल हैं, और मंगल पहले घर के स्वामी है, लग्नेश हैं। तो लग्नेश होने के कारण आपको अष्टम घर में, 8वें घर में जो बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य थे मंगल देव, अब वो बुरे परिणाम नहीं देंगे। नहीं देंगे का तात्पर्य ये है कि वो यहाँ पर बुरे परिणाम देते, लेकिन चूँकि मंगल लग्नेश ही है, इस वजह से यहाँ पर भी वो पूरे परिणाम नहीं देंगे। द्वादश अष्टम थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पूरे परिणाम नहीं देंगे। अब इसके बाद आता है नौवां किसका होता है? तो नौवां हम देखेंगे धनु, जिनको 9 और 12 गुरु को मिला हुआ है, बृहस्पति देव को 9वां और 12वां घर मिला हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 9वां जो घर है, जो बृहस्पति का घर है, ये बहुत अच्छा घर माना गया है। क्यों? केंद्र का है, इस वजह से बहुत अच्छा घर माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र है, कोई भी घर जो अच्छा है, जैसे त्रिकोण का या केंद्र का घर है, तो अच्छे घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं, ठीक है, अगर उनका एक ग्रह अगर बुरे घर में भी बैठता है तब भी यहाँ पर अच्छा फल ही देंगे, वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 8वां घर है, जो 9वां घर है, वो भाग्य का हमारा है, ठीक है। अब ये भाग्य भाव में जा कर के त्रिकोण में बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ बुरा घर मिला हुआ है। 12वां घर जो है ये जेल का है, ये मतलब विदेश यात्रा कराता है, जेल की यात्रा कराता है, ठीक है। और 12वां घर हम हमेशा देखते हैं कि फालतू के पैसे, अपव्यय, जुआ, शराब, ये सब का आदि, ये सब चीज़ें जो है 12वें भाव से विचार किया जाता है। तो लेकिन 12वें घर के जो मालिक हैं वो 9वें घर में भी बैठे हुए हैं। तो 9वें घर में भी बैठने के वजह से, बैठने के कारण हमें द्वादश का फल न देख करके हमें 9वें घर का ही फल देखना है कि 9वें में अगर अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो वो 12वें घर में भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्यकारी होंगे। इस प्रकार से वो 9वें और 12वें दोनों घर में वो अच्छे परिणाम देंगे। 9वें में तो भाग्य का, 9वां घर तो भाग्य का है, तो यहाँ पर चलिए इनका भाग्य बहुत अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जो 12वां घर है, वहाँ पर जो बुरे फल देने वाले थे, वहाँ बुरा फल न दे करके और वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो थोड़े से सम हो जाएंगे, थोड़े कम प्रभाव देंगे, ये हो जाएगा। अब आता है 10वां घर। 10वां घर जो कि शनि का, 10 और 11, ये जो शनि का घर माना गया है। अब इन शनि के घर में हम ये देखते हैं कि 10 घर जो होता है वो केंद्र का है, यानी कि एक शुभ घर, यानी अच्छा घर मिला हुआ है शनि को। और शनि हमारे दुश्मन है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर शुभ घर में है तो वो अच्छे फल देने के लिए बाध्यकारी हो गए हैं। अगर शनि बुरे घर में, अगर शनि अच्छे घर में बैठे हैं और अच्छे घर में बैठे हैं और वो क्रूर ग्रह हैं, फिर भी वो हमें अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्यकारी हो गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला भाव है, एक 11वां भाव आता है, आय का है, ठीक है। तो ये लक्ष्मी का स्थान है, ये घर भी मिला हुआ है। तो अब ये दोनों घर
शनि को मिला हुआ है, 10वां भी और 11वां भी। तो इस 10वें में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो शनि है वो अच्छे परिणाम ही देंगे, लेकिन शनि चूँकि हमारे क्रूर ग्रह में आते हैं, दुश्मन ग्रह हैं, शत्रु हैं, परस्पर शत्रु हैं, इस वजह से शनि जो है ना अच्छे फल देंगे ना बुरे फल देंगे, वो सम की संज्ञा में आ जाएंगे, सम की संज्ञा में आ जाएंगे, क्योंकि इनका बुरा ग्रह भी एक अच्छा ग्रह भी है और अच्छे घर में इनको मिला तो ज़रूर है, लेकिन शनि क्रूर ग्रह होते हैं और कभी भी जिस भी ग्रह घर में जाते हैं वो बुरा। अब चूँकि दुश्मन है इस वजह से उनको ये बाध्यकारी हो गए हैं अच्छे परिणाम देने के लिए, तभी इनको सम की संज्ञा में रखा जाएगा। ये बुरे परिणाम नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देंगे और ना ही ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सम के संज्ञा में आ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने अभी ये देखा कि ये जो 12 ग्रह हैं, ये 12 राशियां जो हैं इन ग्रहों को यानी कि दर्शाती हैं, इनके जो स्वामी हैं उनको दर्शाती हैं। अब ये जो स्वामी हैं, ये स्वामी इन घरों में बैठे हुए हैं और उनका इन घर में बैठने का क्या फल होगा, इनको यह घर मिला हुआ है, तो जिनको जो घर मिला है वह उस घर के क्रम के अनुसार जैसा फल होता है वैसा फल वो देंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है। अब इसको हम इतना कैलकुलेट कर, इतना जोड़ने के बाद हम एक वो निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष ये निकलता है कि कौन से ग्रह हमारे कारक हैं और कौन से ग्रह हमारे मारक हैं। मारक ग्रह जो होते हैं, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी कुंडली में, जैसे आप कोई कुंडली खोलेंगे तो कुंडली में ना ऐसे यहाँ पर लिखा होता है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये अंतर्दशा कब तक चलेगी, तो एक डेट लिखा हुआ है 26/7/2004 से 26/1/6 तक, 2 साल की ये महादशा है, महादशा में अंतर्दशा है। ठीक है, अब इनके डेट लिखे हुए हैं, इन डेट तक ये चलेंगे। अब ये क्या होता है, ये होता है विषोत्तरी महादशा। ध्यान दीजिए, विषोत्तरी महादशा जो होता है वो व्यक्ति के कुंडली के हिसाब से जैसा विषोत्तरी महादशा चलता है, उन विषोत्तरी महादशा में घटित होने वाला फल अच्छा होगा या बुरा होगा। ध्यान दीजिए, विषोत्तरी महादशा में घटित होने वाला फल अच्छा फल होगा या बुरा फल होगा, वो हमें अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे, इस प्रकार से हम विवेचना करते हैं। और ये विवेचना किस आधार पर की जाती है, ये विवेचना इस आधार पर की जाती है कि हमारे कुंडली के जो ग्रह हैं जो इसमें बैठे हुए हैं वो अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे। अभी हमने इस चीज़ को समझा कि यहाँ लग्न के जो हैं वो अच्छे परिणाम देंगे बुरे, तो इस पर हमको ग्रह निकालना होगा, हमें निकालना होगा कि कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से मारक हैं। कारक का मतलब होता है अच्छे फल देने वाले, मारक का मतलब होता है बुरे फल देने के लिए जो बाध्य हैं वो मारक ग्रह। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लग्न है, लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल। ये मंगल हमेशा ही चूँकि लग्नेश हैं, इस वजह से एक ग्रह इनका यहाँ भी है, बुरे घर में भी है, फिर भी ये लग्नेश हैं अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल जो हो गए हमारे, मंगल ये कारक ग्रह हो गए। ठीक है, मंगल के बाद हम आते हैं दूसरे घर यानी शुक्रदेव। शुक्रदेव क्या है, शुक्रदेव हमारे इसके शुक्रदेव जो हमारे वो दूसरे घर में बैठे हुए हैं, और दूसरे घर में बैठे और दूसरे घर के साथ साथ आप देखेंगे कि शुक्रदेव ये हमारे केंद्र में भी हैं। ठीक है, शुक्रदेव हमारे केंद्र में भी है, लेकिन शुक्रदेव हमारे शत्रु ग्रह हैं, तो केंद्र में भी बैठने के कारण अब ये देखेंगे कि 2 और 7, ये 2 और 7 ये दोनों के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। तो शुक्रदेव हमारे मारक ग्रह में आ जाएंगे। मारक में क्यों आए, क्योंकि हमारे शत्रु हैं और ये परस्पर जो है गलत घर में भी बैठे हैं, इस वजह से ये मारक ग्रह में आ गए, ये हमें बुरे परिणाम देंगे। ठीक है, अब हम ऊपर कारक लिखते हैं और नीचे मारक लिखते हैं। अब तीसरे में आते हैं हम बुधदेव पे। बुधदेव क्या हैं,
तो बुधदेव हमेशा बुधदेव तीसरे घर के मालिक हैं और छठे, दोनों ही घर इनको जो मिला हुआ है वो दोनों ही घर बुरे घर मिले हुए हैं और दोनों ही घर में उनको अच्छे परिणाम नहीं देने। तो यहाँ पर बुधदेव जो हमारे होंगे ये मारक ग्रह में आ जाएंगे। अब बात आती है चौथे की, तो जो चौथा घर होता है वो हमारे चंद्रदेव का है। अब चंद्रदेव हमारे कुंडली के कारक ग्रह में आ जाएंगे। इनको केंद्र का घर मिला हुआ है, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। माता के घर के स्थान में भगवान सुख के आदि के तो अच्छे फल देने के बाद हैं। इसी प्रकार से हम पाँचवें चूँकि सूर्य हैं, सूर्य हमारे विद्या बुद्धि अच्छे घर में बैठे हुए हैं। ये हमारा घर जो हमने बताया कि आपको त्रिकोण का घर माना जाता है, 1, 5 और 9, तो अच्छे घर में सूर्य बैठे होने के कारण ये सूर्य हमारे अच्छे परिणाम देने के बाद हैं कारक ग्रह में आ गए। अब 6 हमने पहले ही बता रखा है, 7वां हमने ऑलरेडी इसमें बता रखा है। अब आते हैं हम 8वें पे। 8वां जो होता है चूँकि मंगल का है और मंगल लग्नेश हैं, तो इस वजह से मंगल हमने पहले दिखा दिया कि मंगल हमारे उसमें है। अब बात आती है 9वां क्या होता है? 9वां और 12वां ये जो घर होता है ये हमारे अष्टम द्वादश थ्योरी हम लगाएं अगर, तो हम ये देखेंगे कि जो अच्छे केंद्र का मिला हुआ है, केंद्र के मिले होने के कारण जो हमारे बृहस्पति हैं वो अच्छे परिणाम देंगे। तो हमारे योग कारक यानी कारक ग्रह माने गए हैं और कारक ग्रह हमेशा अच्छे फल देने के लिए बाध्य होते हैं। अब इसके बाद आती है शनि। तो शनि चूँकि लगने इसमें केंद्र में भी बैठा है और केंद्र के साथ साथ हमारे कुंडली के आय भाव में भी बैठा हुआ है। तो आय में बैठने लक्ष्मी स्थान पे बैठने के कारण, आय के स्थान पे बैठने के कारण आप अब ये देखेंगे ये दूसरा अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये केंद्र में है तो दूसरी तरफ ये हमारे शत्रु हैं तो ये बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस अंतर्दशा में अब ये देखेंगे सम की दशा में चले जाएंगे। शनि जो है हमेशा हमें सम की दशा में चले जाएंगे। इस प्रकार से शनि हमारे ना तो योग कारक बनेंगे और ना ही मारक ग्रह बनेंगे। इस प्रकार से आपने ये देखा कि शनि जो है योग कारक भी नहीं है और मारक ग्रह भी नहीं है, तो शनि का सम हो जाएगा, यानी कि शनि जो है सम मतलब ना बुरा परिणाम देंगे और ना ही अच्छे परिणाम देंगे। इस प्रकार से आज मित्रों हमने ये देखा कि ये जो ग्रह, ये पहला घर है, पहले घर में ये जो नंबर होते हैं 12 जो राशियों के नंबर होते हैं 12 घरों में कैसे बैठाई जाती हैं। और इनके साथ साथ अब अगली बार हम ये आपको ये दिखाएंगे, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि उच्च ग्रह कौन से होते हैं और कौन से नीच ग्रह होते हैं। हम अगले अध्याय में ये भी आगे हम इसकी बृहद जानकारी आपको देने वाले हैं। अभी क्या है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हम चाहेंगे कि अब अभी इसको यहीं पे विराम दिया जाए। और आज आपने ये जो समझा है इसको आप एक्सरसाइज कीजिएगा, इसको समझिएगा, इसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति बार बार आप करते रहेंगे तो इससे आपको समझ में ज़्यादा आने की आ जाएगा। और इसी के साथ ही आप सबसे एक गुजारिश है, विनम्र गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और हमारा भी जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएं ताकि हमको ऐसे मोटिवेशन देते रहें ताकि हम आपको लिए अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा पाएँ। और कुछ संसाधनों की कमी होने के कारण हम आपको बेहतरीन तरीके से जैसे कि हम आपको बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों में संसाधन सब पूरे हो जाएंगे, हम आपको अच्छे तरीके से वीडियो को दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं धनंजय मिश्रा।